कर ले कोशिका भित्ति तक। ठीक है, इधर देखो, बायोलॉजी को कितने भाग में पढ़ना है? पहला जूलॉजी, जूलॉजी में जंतु विज्ञान। ठीक है, दूसरा बोटनी, बोटनी में पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु, और पादप विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस। ठीक है, और विज्ञान बायोलॉजी के पिता अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, तो इतना बात ध्यान रखना था। उसके बाद हम लोग सबसे पहले पढ़ना क्या स्टार्ट किए थे कल? जूलॉजी पार्ट में चैप्टर सेल मतलब कोशिका, कोशिका के बारे में हम लोग कर पढ़े थे। ठीक है, कोशिका कहते किसको है? तो किसी भी ये होता है जो शरीर का सबसे छोटा अंग होता है। ठीक है, और यहाँ पे मृत कोशिका का खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक। कब किया था? 1665 में। और जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज ल्यूमेनहॉक 1674 में किया था। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665 में। जीवित कोशिका की खोज ल्यूमेनहॉक कब किया था? 1674 में किया था। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे और हम लोग देखे थे, जो सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग के अंडा, शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा का होता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम, जो किसमें पाया जाता है? महिला में। और पुरुष में स्पर्म पाया जाता है, जो कि सबसे छोटा होता है। स्पर्म सबसे छोटा होता है। सबसे लंबा कोशिका न्यूरॉन सेल होता है। इसकी लेंथ कितना होता है? 3 फीट लगभग। अगर इंच में पूछे तो 39 के आसपास होता है, और मीटर में 1 मीटर होता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। और इसमें कोशिका के अंग के बारे में भी कुछ पढ़े थे, जो कोशिका में कौन कौन अंग वगैरह क्या पाया जाता है उसके बारे में। कोशिका के अंग, इसमें देखिए हम लोग कल एक इमेज बनाए थे। ये बाहरी परत सेल का क्या होता है? कोशिका झिल्ली। इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी को कहते हैं कोशिका झिल्ली। और इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? सेल वॉल। इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कहेंगे इसको। इस सेल के केंद्र में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। यहाँ पाया जाता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद गोल्जी बॉडी, उसके बाद वैक्यूल्स, उसके बाद सेंट्रोसोम, उसके बाद यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, उसके बाद राइबोसोम, राइबोसोम के बाद लाइसोसोम।
इसमें एक द्रव भरा रहता है जिसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कोशिकीय द्रव। इसको क्या कहेंगे, कोशिकीय द्रव। और केंद्र में एक द्रव भरा रहता है उसको क्या कहते हैं, उसको केंद्रक द्रव या न्यूक्लियस द्रव के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये केंद्रक द्रव्य प्लस कोशिकीय द्रव्य, ये दोनों को मिलाकर कहते हैं जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग कल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में यानी कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो देखिए, तो कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका का सबसे बाहरी पार्ट होता है, और कोशिका भित्ति क्या होता है, ये अंदर वाला होता है, झिल्ली से जस्ट नीचे पहले वाला। ये किसका बना होता है, ये सेलुलोज का बना होता है। ये केवल पादप सेल में पाया जाता है, मानव सेल में या जंतु सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, यहां तक हम लोग कल देख चुके थे। आज लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंग में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जानेंगे, तो सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमैन, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमैन 1890 में किया था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमैन 1890 में किया था। देखिए इधर देखो, तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसको सूत्रकणिका कहते हैं, इसकी खोज अल्टमैन ने कब किया था, 1890 में किया था। ये कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में पाचन तंत्र के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जैसे अगर बात किया जाए ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे पहुंचता है, तो ऑक्सीजन को ब्लड कहाँ ले जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाता है। ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचाने का माध्यम क्या होता है, तो वो ब्लड होता है। ठीक है, आगे लिखिएगा आप लोग, हाँ लिखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया में 38 एटीपी मिलकर 1 ग्राम ग्लूकोज का निर्माण करता है। एक ग्राम ग्लूकोज का निर्माण करता है। ठीक है, तो इधर देखिए, जैसे 38 एटीपी जो है ना, 1 ग्राम क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो देखिए, ग्लूकोज के निर्माण करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। इस 38 एटीपी पर
जो ग्लूकोज का निर्माण करता है ना, इस पूरे एक साइकिल को क्रेब्स साइकिल, पूरी एक चक्र को क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया 38 एटीपी पर, हाँ जैसे 38 एटीपी जैसे है एडेनिन, वो बताएंगे क्या होता है आगे जब कोशिका श्वसन पढ़ेंगे ना उसमें ये पढ़ना इसके बारे में डिटेल में। केवल यहाँ पर ये ध्यान रखिए जब माइटोकॉन्ड्रिया 38 एटीपी पर 1 ग्राम ग्लूकोज का निर्माण करता है, इस पूरे चक्र को पूरा होने में क्रेब्स जितना जो प्रक्रिया होता है उस प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहेंगे? तो क्रेब्स साइकिल कहते हैं। क्रेब्स साइकिल की जरूरत क्या होता है? तो ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो इस बात को लिखिएगा। क्रेब्स साइकिल चलाने के लिए, हाँ क्रेब्स साइकिल चलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। देखो इस पूरा चक्र को जैसे देखो, ये पूरा जो चक्र होता है जो ग्लूकोज निर्माण करने का, इसके बारे में जानकारी, इस चक्र के बारे में कौन दिया था? क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने इसका जानकारी दिया था। इसीलिए इस साइकिल को क्या कहा गया? तो क्रेब्स साइकिल ही कहा जाता है। ठीक है, तो ऊर्जा निर्माण का कारण कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है, जिस कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसको कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा निर्माण का कार्य कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही किया जाता है। लिखिएगा इसको, कोशिका का पावर हाउस, इसको मिटा दे, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है क्योंकि यह पानी क्योंकि यह ऊर्जा का निर्माण करती है। क्योंकि यह ऊर्जा का निर्माण करती है। देखो तो माइटोकॉन्ड्रिया का आकार कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, कुछ इस तरह का होता है माइटोकॉन्ड्रिया का आकार। ये वाला पार्ट जो होता है ना, कुछ इस तरह से होता है। ये 2 परत होता है, समझा? ये परत नुमा होता है। इसके परत का जो इंटरनल पार्ट होता है उसको क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भाग को किस नाम से जानते हैं? तो क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट लिखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भाग को माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भाग को क्रिस्टी, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भाग को क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है। क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है। देखो तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु और नील हरित शैवाल में नहीं पाया जाता है। जो काई जिसको कहते हैं
उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा। कहाँ नहीं पाया जाता है? तो जीवाणु और नील हरित, लिखिएगा नील हरित शैवाल, देखो लिखो माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु और नील हरित शैवाल में नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु और नील हरित शैवाल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं जो कोशिका के अंदर जो द्रव्य है, एक केंद्रक के अंदर द्रव्य है, तो इसके अंदर भी द्रव्य होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें दो चीज पाया जाता है, एक एंजाइम पाया जाता है और प्रोटीन। देखो तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो द्रव्य भरा रहता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इसमें क्या चीज पाया जाता है? इसमें दो चीज पाया जाता है, एक पाया जाता है एंजाइम पाया जाता है और एक प्रोटीन पाया जाता है। एंजाइम और एक प्रोटीन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक द्रव्य को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें एंजाइम पाया जाता है और उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। लिखिएगा इस बात को, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए गए तरल पदार्थ को, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें एंजाइम और प्रोटीन पाया जाता है, जिसमें एंजाइम और प्रोटीन पाया जाता है। पाया जाता हो गया। इधर देखो, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहेंगे? तो सूत्रकणिका। यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम इसलिए याद रखना है कि हिंदी में भी डायरेक्ट लिख देगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे वहां अगर कोई भी चीज का एग्जाम देता है तो वहां पर हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शन रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका कहते हैं। डायरेक्ट हिंदी में ही ऐसे लिख देगा। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखो, इसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है सेल का, क्योंकि ये ऊर्जा का निर्माण करता है। आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है? इसको क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें एंजाइम और प्रोटीन पाया जाता है। ये जीवाणु और नील हरित शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अभी बताया, रिचर्ड अल्टमैन। अंटम करा, रिचर्ड अल्टमैन कब किया था? 1890 में किया था। ठीक है, ये हो गया। अब लिखिएगा गोल्जी बॉडी।
गोल्जी बॉडी। दूसरा पे तो इस गोल्जी बॉडी का खोज कैमिनो गोल्जी ने 1898 में किया था। गोल्जी बॉडी की खोज किसने किया था? तो कैमिनो गोल्जी, कैमिनो गोल्जी नामक साइंटिस्ट किया था। कब किया था? तो 1898 में। इसका जो मेन काम होता है गोल्जी बॉडी का, जो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा जो ऊर्जा का उत्पादन किया गया है उसको सेल के हर पार्ट में पहुंचाने का कार्य किसका होता है? गोल्जी बॉडी का। अगर मान लो इससे ये ऊर्जा लिया तो इसके पास ग्रहण करने का भी क्षमता होगा, स्टोर करने का भी क्षमता होता है। इसका मुख्य रूप से यही काम है, ऊर्जा को सेल के हर पार्ट में पहुंचाना का काम किसका है? तो गोल्जी बॉडी का है। ठीक है, तो लिखिएगा गोल्जी बॉडी की खोज कैमिनो गोल्जी ने 1898 में किया था। गोल्जी बॉडी की खोज कैमिनो गोल्जी ने 1898 में किया था। हो गया, 1898 में किया था। लिखिएगा गोल्जी बॉडी कोशिकीय पदार्थ, गोल्जी बॉडी कोशिकीय पदार्थ का निर्माण संग्रहण तथा परिवहन का कार्य करता है। ठीक है, कोशिकीय पदार्थ का निर्माण भी करेगा, संग्रहण भी करेगा तथा इसका परिवहन भी करेगा, यानी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में भी मदद करेगा। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य ऊर्जा का परिवहन करना है। ऊर्जा का परिवहन करना है। गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य ऊर्जा का परिवहन करना है। हो गया, मुख्य रूप से ऊर्जा का परिवहन करना है। ठीक है, देखिए तो गोल्जी बॉडी का आकार जो होता है ना, कुछ अर्धवृत्ताकार और एकदम प्लेन टाइप का होता है। जस्ट लाइक थाली को अगर आधा पर से काट दो तो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है ना, गोल्जी बॉडी का आकार कुछ इस तरह का होता है। इस आकार को क्या कहते हैं? कि पूरा तो सेल का एक पार्ट है गोल्जी बॉडी। इस प्रकार का जो आकार होगा गोल्जी बॉडी को, इसको सिस्टर्नी कहते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? तो सिस्टर्नी के नाम से जानते हैं। तो गोल्जी बॉडी ऊर्जा का परिवहन करने का इसका मुख्य कार्य है। इसका आकार अर्धवृत्ताकार और जस्ट चपटा होता है, प्लेन। ठीक है, उस आकार को क्या कहेंगे? तो सिस्टर्नी के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये इमेज बना करके और यहीं पे डायरेक्ट लिख लीजिएगा सिस्टर्नी। गोल्जी बॉडी का आकार कैसा होगा? तो अर्धवृत्ताकार, और उस आकार को क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। उस आकार को कहेंगे सिस्टर्नी के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखो तो इसका एक और कार्य है गोल्जी बॉडी का,
जिसे प्लांट सेल होता है ना, यानी पादप कोशिका। देखो तो मानव कोशिका, जंतु कोशिका में सेल विभाजन का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। लेकिन प्लांट सेल में सेल प्लेट करता है, सेल प्लेट करता है। जंतु सेल में सेंट्रोसोम सेल डिवीजन का काम करता है, लेकिन प्लांट सेल में सेल प्लेट करता है। इस सेल प्लेट के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसका होता है? तो गोल्जी बॉडी का होता है। ठीक है, सेल प्लेट के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसका होता है? गोल्जी बॉडी का। सेल प्लेट किसमें पाया जाता है? तो पादप सेल में पाया जाता है, क्योंकि यही सेल प्लेट कोशिका विभाजन के रूप में कार्य करता है, पादप सेल में कार्य करता है। ठीक है, तो लिखिए इसको, पादप कोशिका में गोल्जी बॉडी, पादप कोशिका में गोल्जी बॉडी, पादप कोशिका में गोल्जी बॉडी सेल प्लेट बनाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। गोल्जी बॉडी सेल प्लेट बनाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। निभाता है, हो गया। देखिए, कोशिका के अंग में हम पढ़ लिए क्या? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिए, गोल्जी बॉडी पढ़ लिए। तो गोल्जी बॉडी का देखिए मेन काम कोशिकीय पदार्थ का निर्माण करेगा, संग्रहण करेगा, उसका परिवहन भी करेगा। परिवहन के तौर पर ये मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया, जो सिंपल से समझो, सेल में ऊर्जा का संचालन कौन करता है? तो गोल्जी बॉडी करता है। ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो गोल्जी बॉडी ऊर्जा का परिवहन करता है। ठीक है, और गोल्जी बॉडी जो सेल प्लेट होता है किसमें? पादप कोशिका में, उसके निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता है। देखो, जैसे मानव के शरीर पर अगर कहीं चोट लगता है, घाव वगैरह कुछ होता है, तो देखना उसका धीरे धीरे वो भर जाता है, भरता है ना। लेकिन तू कोई पेड़ पौधा को जाओ, उसको छील दो या काट दो, उसका नहीं भरेगा, वहां पर गड्ढा रह जाता है कि नहीं रहता है? काहे? तो मानव का जो कोशिका होता है वो सेल विभाजन के लिए चारों तरफ करता है, ठीक ना। लेकिन पेड़ पौधा में सेल डिवीजन कैसे होता है? प्लेट के रूप में होता है। जैसे अगर कोई ये सेल है, ठीक है ना, तो ये कई प्लेट में बटा हुआ है। ये प्लेट इस तरफ नहीं होता है, ऊपर होता है। जैसे ये बड़ा बड़ा बढ़ेगा तो यही इसका विभाजन होते रहेगा सेल प्लेट के रूप में। इसीलिए देखना, जब पेड़ का कुछ समय बाद मोटाई उसका रुक जाता है, एक फिक्स समय तक वो मोटा होता है, उसके बाद वो रुक जाता है। अगर किसी पेड़ में तुम बचपन में अगर कील ठोका होगा, ठीक है, तुम जाओ देखो ना अभी, तो वहां पे वो धंसा हुआ होगा, वो बढ़ नहीं सकता। चाहे कहीं का खाल उतार देते हैं तो वो साइड से कैसा रह जाता है। लेकिन अगर आदमी का चमड़ा उधर जाता है तो ठीक हो जाता है, चेना रहता है लेकिन ठीक हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन पादप सेल में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद लिखो वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जिसको रसधानी कहते हैं, तीसरा नंबर पे वैक्यूल्स। गोल्जी बॉडी कहते हैं वैक्यूल्स। ये क्या होगा? तीसरा होगा। वैक्यूल्स इसको कहते हैं रसधानी। रसधानी देखो, तो रसधानी का कार्य क्या है? पानी को स्टोर करना, यानी अपने पास पानी वो जमा रखता है। कौन रखता है? वैक्यूल्स रखता है। ठीक है, अच्छा एक मिनट बताओ, मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है?
65%। लेकिन जैसे ही अगर ये 65 से अगर 55 होता है तो मनुष्य डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। जैसे ही कम पानी कमेगा उसके अंदर 10% से कम होता है तो वो किसका शिकार हो जाता है? डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। ठीक है, तो ये तो जरूरी नहीं है जो ये वैस्यूल्स केवल मानव जंतु कोशिका में ही पाया जाएगा, ये जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है, क्योंकि पादप कोशिका में भी पानी देखने को मिलता है। ये पेड़ पौधा है कि नहीं उसमें पानी। ठीक है, तो ये वैस्यूल्स कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधा में पाया जाता है। देखना, जिसमें ये इसका आकार बड़ा होगा उसमें वैस्यूल्स कम होगा, जिसमें आकार छोटा होगा उसमें वैस्यूल्स क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी जंतु कोशिका में वैस्यूल्स की संख्या ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन पादप कोशिका में वैस्यूल्स की संख्या कम देखने को मिलता है, क्योंकि पादप में इसका आकार बड़ा होगा तो संख्या कम होगा, आकार कम छोटा होगा तो संख्या ज्यादा होगा। तो लिखना पानी की कमी, दस्त वगैरह कुछ होता है उसको पानी चढ़ाने का नौबत क्यों आता है? वही डिहाइड्रेशन का शिकार, उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, ठीक हो जाता है आदमी। लिखना रसधानी में पानी स्टोर रहता है, रसधानी में पानी स्टोर रहता है। उसके नीचे नोट करके लिख दो, मनुष्य के शरीर में मनुष्य के शरीर में 65% के आसपास पानी पाया जाता है। 65% के आसपास पानी पाया जाता है। अगर उसमें 10% की कमी होती है, अगर उसमें 10% की कमी होती है तो वह डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। कमी होती है तो वह डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखिए सेंट्रोसोम। अगला है चौथा नंबर पे सेंट्रोसोम। 4 नंबर पे सेंट्रोसोम। देखिए, सेंट्रोसोम का मुख्य रूप से काम है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन किसके कारण होता है, इसमें कौन भाग लेता है? तो सेंट्रोसोम लेता है। अब सेल डिवीजन कई प्रकार का होता है, वो एक अलग टॉपिक है। केवल यहाँ पे सेंट्रोसोम का कार्य क्या है ये देखते हैं। तो सेंट्रोसोम का काम होता है सेल डिवीजन। उस दिन हम बताए थे जो सबसे अधिक सेल विभाजन कहाँ होता है, तो लीवर में होता है, यानी यकृत में होता है, जो कि दाहिने साइड पाया जाता है। और सबसे कम सेल डिवीजन कहाँ होता है, तो न्यूरॉन सेल में होता है। न्यूरॉन सेल 2 तरह के सेल से के मिलकर बना होता है, एक होता है न्यूरॉन सेल, एक होता है गिलियल सेल। ठीक है, तो गिलियल सेल मात्र 10% होता है और न्यूरॉन सेल मस्तिष्क में होता है वो 90% होता है। तो वही 10% में थोड़ा मोड़ा चांस रहता है
कि उसमें सेल डिवीजन हो। अगर उस 10% में अगर सेल डिवीजन होता है गिलियल में, तो वो आदमी मस्तिष्क कैंसर से ग्रसित होगा, जिसको ब्रेन ट्यूमर के नाम से जानते हैं। मस्तिष्क कैंसर को ब्रेन ट्यूमर के नाम से जानते हैं। यानी गिलियल सेल में अगर किसी व्यक्ति का डिवीजन हो रहा है तो वो उसको चांस क्या है, उसको मस्तिष्क कैंसर होने का चांस होता है। ठीक है, तो सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? कोशिका का विभाजन करना। सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में भाग लेता है सेंट्रोसोम। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन क्या होता है? तो यकृत यानी लीवर। सबसे कम होता है न्यूरॉन सेल में होता है, न्यूरॉन कोशिका, जो कि कहाँ पाया जाता है? तो मस्तिष्क में पाया जाता है। न्यूरॉन सेल दो प्रकार का होता है। एक होता है न्यूरॉन सेल, ये 90% में होता है। यहाँ पर सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाएगा। यहाँ पर अगर सेल डिवीजन नहीं होता, इसका क्या मतलब? यहाँ सेंट्रोसोम नहीं होगा। यहाँ होता है, एक होता है गिलियल, दिख नहीं रहा ना, दिख रहा है? गिलियल ये होता है 10%। गिलियल सेल कितना प्रतिशत? 10% होता है। इसमें क्या होगा? तो इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। गिलियल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो लिखिएगा सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य सेल विभाजन में भाग लेना है। ऐसे क्या लिखे हैं? सेंट्रोसोम ऐसे लिखे, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है, ऐसे लिखे। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है। ठीक है, ठीक है, लिखिए छोटे बच्चे में सेंट्रोसोम, छोटे बच्चे में सेंट्रोसोम अधिक क्रियाशील होता है। छोटे बच्चों में सेंट्रोसोम अधिक क्रियाशील होता है। हो गया? क्या लिखे हैं? सेंट्रोसोम छोटे बच्चे में अधिक क्रियाशील होता है। लिखिएगा जरूरत से ज्यादा सेल विभाजन होने पर, जरूरत से ज्यादा सेल विभाजन होने पर कैंसर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। जरूरत से ज्यादा सेल विभाजन होने पर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। नीचे से लिखिएगा सबसे अधिक सेल विभाजन यकृत में होता है। यकृत में होता है। सबसे अधिक सेल विभाजन यकृत में होता है। यकृत में होता है। नीचे से लिखिए सबसे कम सेल विभाजन न्यूरॉन कोशिका, सबसे कम कोशिका विभाजन, ऐसे लिखा, सबसे कम कोशिका विभाजन ब्रेन, ऐसे लिखो ब्रेन, ब्रेन यानी मस्तिष्क,
सबसे कम कोशिका विभाजन मस्तिष्क में होता है। हो गया, लिखिए मस्तिष्क में 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। मस्तिष्क में 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। मस्तिष्क में 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। ठीक है, पहला पर लिखिए क्या कहते हैं, न्यूरॉन कोशिका। पहला पे न्यूरॉन कोशिका, पहला पे न्यूरॉन कोशिका। लिखिए न्यूरॉन, इसमें लिखिएगा यह मस्तिष्क के न्यूरॉन कोशिका में लिखना है, यह मस्तिष्क के 90% होता है। यह मस्तिष्क के 90% होता है, जिसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। जिसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। न्यूरॉन कोशिका मस्तिष्क के 90% कोशिका के है। ठीक है, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। जिसमें सेंट्रोसोम अगर नहीं होगा, क्या उसमें कोशिका विभाजन होगा? नहीं ना होगा। जिसमें सेंट्रोसोम होगा उसी में कोशिका विभाजन होगा, जिसमें नहीं होगा उसमें नहीं होगा। ठीक है, गिलियल सेल में देखिए, दूसरा में लिखिए गिलियल कोशिका। गिलियल कोशिका, गिलियल कोशिका लिखिए, इसमें कोशिका विभाजन देखने को मिलता है। इसमें कोशिका विभाजन देखने को मिलता है। कोशिका विभाजन देखने को मिलता है। लिखिए, इसी में लिखिएगा गिलियल सेल में अगर जरूरत से अधिक कोशिका विभाजन होता है, गिलियल सेल में अगर जरूरत से अधिक कोशिका विभाजन होता है तो मनुष्य मस्तिष्क कैंसर से ग्रसित हो जाता है। तो मनुष्य मस्तिष्क कैंसर से ग्रसित हो जाता है। मस्तिष्क कैंसर से ग्रसित हो जाता है। हो गया। देखो, तो सेंट्रोसोम का काम है कोशिका विभाजन करना। जहां पर अगर कोशिका की जरूरत पड़ती है, वहां पे क्या होता है, वो सेल का निर्माण कर करके वहां पे प्रोवाइड करती है। ये काम है सेंट्रोसोम का। लेकिन वही प्रोवाइड के दौरान अगर जरूरत से ज्यादा सेल विभाजन लगातार जारी रहता है, तो आदमी को कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन का काम सेंट्रोसोम। सबसे अधिक कोशिका विभाजन देखने को मिलता है यकृत में, यानी अगर लीवर कटता फटता है तो वो जल्दी ठीक होने का चांस है। लेकिन अगर सर में कोई प्रॉब्लम होता है तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा। काहे कि उसमें ब्रेन में 2 तरह का सेल है, जिसमें 90% तो केवल न्यूरॉन सेल है, न्यूरॉन कोशिका। और न्यूरॉन कोशिका में सेंट्रोसोम है ही नहीं है, यानी 10% चांस ना है ब्रेन ट्यूमर वगैरह कुछ होने का, अगर सेल डिवीजन इसमें होता है तो मस्तिष्क में। ठीक है, यकृत आसानी से ठीक हो जाएगा। मस्तिष्क में सबसे कम सेल डिवीजन होता है। जो सेल टूटता है, जैसे कल बताए थे, कोई ए सेल है, ये सेल डिवीजन के बाद बी और सी में तब्दील हो गया, तो ये हो गया मदर सेल, ये हो गया डॉटर सेल होता है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, सेल डिवीजन कितने प्रकार से होता है,
केवल यहाँ पर ये देखिए जो सेंट्रोसोम का काम क्या है, सेल के विभाजन करना। ठीक है, उसके आगे लिखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम 5वां नंबर पे, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इसको कहते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका, हिंदी में इसको कहेंगे अंतः प्रद्रव्य जालिका, अंतः प्रद्रव्य जालिका, अंतः प्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को कहेंगे। देखो तो ये उसी कोशिका में पाया जाएगा जिसमें केंद्रक होता है। जिस कोशिका में अगर न्यूक्लियस नहीं है तो उसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी अंतः प्रद्रव्य जालिका नहीं पाया जाएगा। ठीक है, इसका आकार जो होता है ना, इसको दो पार्ट में चिपटा है, कैसे सतह नुमा मानिए। इसको एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को दो पार्ट में बांटा गया है, एक होता है खुरदुरा भाग, एक होता है चिकना भाग। ये वाला हो गया खुरदुरा भाग और ये वाला हो गया चिकना भाग। तो चिकनी भाग में, चिकना वाले क्षेत्र में क्या पाया जाता है, तो चिकना वाले क्षेत्र में वसा पाया जाता है। नहीं देखेगा जो आदमी थोड़ा मोट माट रहता है उसका गाल एकदम चाहे शरीर एकदम क्या होता है, चिकना होता है, रहता है ना। लेकिन पतले दुबले आदमी का क्या होता है, लगता है उबड़ खाबड़ टाइप का रहता है। तो यानी मोटापा किससे होता है, वसा से होता है। ठीक है, तो ये चिकना वाले पार्ट को वसा पाया जाता है और खुरदुरा वाले भाग में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अब प्रोटीन का निर्माण मेन रूप से करता कौन है, तो राइबोसोम करता है। तो ये खुरदुरा वाला भाग क्या है, ये सब राइबोसोम है। ये क्या है, तो ये सब राइबोसोम है। ठीक है, तो इसमें प्रोटीन पाया जाता है। इसमें दो तरह का प्रोटीन पाया जाता है, एक होता है 70S एक होता है 80S। तो 70S जो होता है वो सूक्ष्म जीव में होता है, ये सूक्ष्म जीव में होता है। 70S सूक्ष्म जीव में, 80S जो होता है ना, ये जंतु तथा पादप में पाया जाता है। जंतु में तथा पादप, पादप यानी पेड़ पौधा, जंतु यानी एनिमल की बात करते हैं, इसी में सब कुछ आ जाएगा, मनुष्य वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो मनुष्य में किस तरह का होता है यार, तो 70S होगा, और अथी में किसमें, सूक्ष्म जीव में किसमें होगा, तो सॉरी सूक्ष्म जीव में 70S, और मनुष्य में या जंतु पादप वगैरह कोशिका में किसमें होगा, 80S होता है। तो लिखिएगा, इसमें क्या कुछ लिखा है अभी, लिखिएगा जिस सेल में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जिस सेल में केंद्रक नहीं पाया जाता है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम नहीं पाया जाता है। उसमें एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम नहीं पाया जाता है। हो गया, ठीक है, ठीक है। इसका एक काम और है, देखो इसका काम है जो ये कोशिका का होता है ना, सेल को आकार प्रदान करने का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है,
ये सेल को आकार प्रदान करने का भी काम करता है। लिखिएगा एंडोप्लाज्मिक एसिड, आप लोग शॉर्ट कोड में लिखिए ER। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम लिखो, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कोशिका को आकार प्रदान करने का कार्य करता है। आकार एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कोशिका को आकार प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, लिखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को राइबोसोम के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। राइबोसोम के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। हो गया? कितने भागों में? तो दो भागों में। ये इमेज बनाइएगा, एक तरफ लिखिएगा चिकना वाला पार्ट, एक तरफ खुरदुरा, यही दो भाग है। ये वाला बनाइए इमेज, चिकना वाला पार्ट और खुरदुरा। खुरदुरा साइड में लिखिएगा राइबोसोम, चिकना वाले भाग में लिखिएगा वसा। हो गया? हो गया ना? ये खुरदुरा भाग राइबोसोम होगा, ये जरवसा। राइबोसोम में क्या मेन रूप से पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। तो 70S प्रोटीन सूक्ष्म जीव में, 80S जंतु और पादप में। ये बात लिख लीजिएगा, 70S सूक्ष्म जीव, 80S जंतु या पादप कोशिका। हो गया? इधर देखिए, तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का काम क्या है? कोशिका का आकार प्रदान करना। ठीक है। और ये इसका एक और काम है, वैसे इसमें क्या होता है, इसको दो पार्ट में, राइबोसोम के आधार पर इसको कितने पार्ट में? दो पार्ट में, एक चिकना है, खुरदुरा। चिकना वाले पार्ट में वसा पाया जाता है, खुरदुरा वाले पार्ट में ये खुरदुरा जो छोटा छोटा दिख रहा है, ये क्या है? राइबोसोम है। तो इस राइबोसोम में प्रोटीन 70S होता है सूक्ष्म जीव के लिए, 80S पादप और जंतु के लिए होता है। अगला लिखिएगा राइबोसोम। राइबोसोम छठा नंबर का होगा ये राइबोसोम। राइबोसोम देखो, तो राइबोसोम का काम क्या है? मुख्य रूप से प्रोटीन का निर्माण करना। किसमें? कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करने का काम किसका होता है? तो ये होता है राइबोसोम का। ठीक है, प्रोटीन निर्माण करने का कार्य किसका होता है? राइबोसोम। इसको प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। देखो, और प्रोटीन निर्माण करने के लिए शरीर के सेल को
20 एमिनो 20 एमिनो एसिड की जरूरत होती है। प्रोटीन निर्माण करने के लिए 20 एमिनो एसिड का जरूरत होता है, जिसमें 10 हमारे शरीर में पहले से उपलब्ध होता है और 10 का ग्रहण हम करते हैं भोजन के माध्यम से। 10 पहले से पाया जाता है और 10 का जरूरत होता है। 10 पहले से है, 10 का जरूरत पड़ा। तो जो पहले से एमिनो एसिड पाया जाता है उसको कहते हैं अनावश्यक एमिनो एसिड, क्योंकि हमको उसकी आवश्यकता नहीं है। प्रोटीन निर्माण करने की आवश्यकता है, लेकिन बाहर से कोई भोजन के माध्यम से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो पहले से होगा उसको अनावश्यक एमिनो एसिड कहेंगे, और जो हम शरीर में भोजन के माध्यम से लेते हैं 10 एमिनो एसिड, उसको आवश्यक एमिनो एसिड कहेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। राइबोसोम क्या काम करता है कोशिका में? प्रोटीन निर्माण का काम करता है। इसको प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन निर्माण के लिए 20 एमिनो एसिड की जरूरत पड़ती है, जिसमें से 10 पहले से पाया जाता है और 10 हम भोजन के माध्यम से कहीं से लेंगे। ठीक है, तो ये होता है। लिखिएगा इसमें प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। राइट लिखिए, प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। क्या काम करता है राइबोसोम? तो प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। ठीक है, उसमें लिखिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। हो गया? देखिए, प्रोटीन निर्माण के लिए 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। प्रोटीन निर्माण के लिए 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है, जिसमें 10 हमारे शरीर में पहले से उपस्थित रहता है। पहले से उपस्थित रहता है। उपस्थित रहता है तथा 10 भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं। तथा 10 भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं। देखो, तो यहां तक देख लिया हम लोग। अब बच गया क्या हम लोगों का? लाइसोसोम। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो हम क्या क्या पढ़े हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिए, गोल्गी बॉडी पढ़ लिए, वैक्यूल्स पढ़ लिए, सेंट्रोसोम पढ़ लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिए और राइबोसोम पढ़ लिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ऊर्जा निर्माण करना, उस ऊर्जा का ट्रांसफर करना, गोल्गी बॉडी। वैक्यूल्स जल स्टोर करता है। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आकार प्रदान करता है। और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन निर्माण करता है। ठीक है, और लाइसोसोम मार देता है। तो हम लोग इसमें क्या क्या बच गया? लाइसोसोम बच गया और एक बच गया केंद्रक के या न्यूक्लियस बच गया, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।